मैंने आप लोग को उदाहरण 1 तक तो बता दिया था, आप लोगों से बन भी गया है। आज अपन देखेंगे, प्रयास तो करेंगे, भले ही 2 से 4 तक लिखा है, अगर समय बचेगा पर्याप्त तो हम 5वां उदाहरण भी आपको बता देंगे। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमने 2 से 4 तक लिखा तो 4 तक ही, क्योंकि भले ही आप लोग कुछ लेट स्टार्ट अपन ने किया है बैच, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपका भले ही पेपर तक आपकी पूरी गणित करवा दें। अपना तो प्रयास पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो अपने यहाँ पास में है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लास्ट टाइम अपना नहीं हो पाएगा कंप्लीट तो अपन 1 दिन में 2 बार लगाने लगेंगे। 1 दिन में 2 बार लगाएंगे, सुबह भी शाम को कोचेंगे, या कहने का तात्पर्य तुम लोग यहीं पर रहोगे तो सुबह भी लगा लीजिए और शाम को भी लगा लेंगे। तो 1 दिन में 2 बार करवाएंगे, तो अगर 3 भी सवाल करेंगे तो 6 दिन में होंगे तो आराम से हो जाएगी। 1 माह या 2 माह का अंतर पड़ेगा तो 2 टाइम लगा देंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपकी मैथ पूरी करवा दें। तो देखो, उदाहरण दूसरा है, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समोच्चय है। बेटा कभी भी किसी भी सवाल को हल करो तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपसे सवाल का अर्थ से पता होना चाहिए कि सवाल में करना क्या है। यदि आपने सवाल को समझ लिया तो आधा सवाल वहीं पर खत्म कर दिया। गणित की सबसे कठिन बात होती है कि सवाल को समझना, किसमें करना क्या है। तो इसमें क्या करा, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। एक समतल है, माना क्या है, समतल। इसमें अनंत त्रिभुज है। एक त्रिभुज हमने ये लिया, एक त्रिभुज ये लिया, इसमें कैसे त्रिभुज है, अनंत। तुम्हें जैसा त्रिभुज लेना हो वैसा ले सकते हो। एक ऐसा ले लिया, एक ऐसा ले लिया, अनंत त्रिभुज है इसमें। और इन त्रिभुजों का समुच्चय क्या है, लिया गया है। हमने माना कि इसका T1 त्रिभुज है, ये T2 त्रिभुज है, ये T3 त्रिभुज है, ये T4 त्रिभुज है। ऐसी ऐसी बहुत सारे त्रिभुज है। तो समुच्चय टी में आर ये रोस्टर रूप दिया है, नहीं समुच्चय निर्माण रूप दिया है। आर T1 T2 से संबंधित इस प्रकार है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम जानते हो, नहीं जानते तो हम बता रहे हैं। सबसे पहले अपन देखिए सर्वांग सम क्या है, क्योंकि सवाल कह रहा है सर्वांग सम। तो बेटा यदि वो परिभाषा का शब्द है, किसका शब्द है, तो 90% किसी भी सब्जेक्ट की परिभाषा के शब्द हो, उसको तोड़ोगे तो उसका अर्थ आपको, उसकी परिभाषा निश्चित हो जाएगी। उसके संधि विच्छेद करोगे तो उसकी परिभाषा आ जाएगी। सर्वांग सम, तो इसका विच्छेद करोगे, सर्व धन अंग धन सम, अर्थात जिस आकृति की सभी अंग समान उसे सर्वांग सम कहते हैं। यदि कोई आकृति है सभी अंग समान है तो उसे सर्वांग सम कहेंगे। मतलब हूबहू हो, उसकी 2 कॉपी हो, कह सकते उसकी, तो जैसे अपन करवाते फोटो खिंचवाने जाते हैं, डुप्लीकेट कह सकते हैं। यदि कोई आकृति अपनी आकृति की डुप्लीकेट है, जिसे जुड़वा कहते हैं अपन, कहीं जुड़वा भाई बहन है, जुड़वा भाई बहन कैसे होते हैं, एक जैसे, तो इस प्रकार की आकृति सर्वांग सम कहलाती, क्योंकि सभी अंग समान। जैसे हमने ये आकृति बनाई, तो क्या ये सर्वांग समाकृति है ना, देखिए इस साइड आ जाओ, यहाँ है सर्वांग समाकृति। क्यों सर्वांग सम, इसकी ए भुजा बराबर होती है, ए भुजा बराबर हो, ए भुजा। सर्वांग सम जो आकृति है उसकी भुजाएं बराबर नहीं, साथ ही साथ उसकी कोण भी बराबर होती है। कोई भी 3 चीज आप बराबर कर दोगे बाकी 6 चीज बराबर होगी, क्योंकि यदि कोण बराबर है तो उसकी भुजा बराबर होंगी, भुजा बराबर है तो इस कारण से कैसी आकृति है, सर्वांग सम। इस बोर्ड पर जितनी आकृति ली गई है वो सभी की सभी सर्वांग सम आकृति। यहाँ पर जो संबंध बता रहा है वो सर्वांग सम आकृतियों का संबंध बता, इसका कोई संबंध होगा इस प्रश्न के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कैसे आकृति ली है,
सर्वांग सम। ये इसका नहीं होगा। ये और ये आकृति अलग अलग है, Yes, sir. इसका कोण अलग है, इसका कोण सम है। अलग है सर। इसका और इसका संबंध हो जाएगा इस प्रश्न के आधार पर, Yes, sir. क्योंकि ये दोनों सर्वांग समाकृति। नहीं क्या इसका इसका संबंध बनेगा इस प्रश्न में? नहीं सर, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर इनकी कोण ही बराबर है। क्योंकि सिंपल सी बात है, सर्वांग समाकृति। नहीं है। अगर आकृति सर्वांग सम है तो संबंध इस प्रश्न में बनेगा, आकृति सर्वांग सम नहीं। नहीं है तो प्रश्न में संबंध नहीं है। है। संबंध कब बनाओगे? जब आकृति सर्वांग सम हो। तो बेटा इतना तो समझ में आया। Yes, sir. आप विश्वास रखो, अगर आप अच्छे साल तक पढ़ोगे तो आपको हम जितना पढ़ाएंगे उतना आपसे बनेगा। हम भले स्लोली चलेंगे, वो बस अंत में ज्यादा होगा तो दिन में 2 बार लगाना पड़ेगा, Yes, sir. लेकिन आपसे बनेगा। विथ क्वेश्चन के समझाएंगे तो ये तो बन जाएगा सर्वांग सम। Yes, sir. तो यहाँ पर इस तल में जितनी आकृति ली गई है वो कैसी आकृति ली गई है? सर्वांग सम। नीचे वाली। नीचे की, नीचे नहीं, यहाँ पर जो सम आकृति इस तल में बहुत सारी ली है, लेकिन संबंध किसका लिया है? सर्वांग सम। सम का सम। ये आकृति बहुत सारी अनंत आकृति ली गई है, Yes, sir. लेकिन इस प्रश्न में तो संबंध किसका है? उन्हीं आकृति का संबंध है जो सर्वांग सम है। बनेगा। Yes, sir. तो सर्वांग सम की परिभाषा नहीं, क्वेश्चन लिखो तो सर्वांग सम को उसके नीचे लिखो। क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर किताब पे लिख लेना। अभेदम नॉट सर्वांग। एन पेपर में जाना, प्ले स्टोर में जाना, एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड करना, हरे कलर का है, उसमें किताब मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम बता देंगे कि ये ऐप है, उसे डाउनलोड करना। और लिखना हो तो लिख लो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन जल्दी करो जो भी करना। लिखो, अर्थात ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। ये उदाहरण लिख लो। लेकिन एक बात याद रखना, सर्वांग सम आकृति जब आपको ज्ञात करना तो 2 आकृति ली जाती है, भले वो एक जैसी हो, लेकिन कितनी आकृति ली जाती है? 2, क्योंकि हम तुलना 2 से करेंगे। आकृति बना लो जल्दी से। तो देखो बेटा, यहां तक तो अपन क्लियर कर चुके, जहां तक अपन ने पढ़ कर लिया उसके आगे देखो। आपको लिखना कहां से? जहां से हम हल डालेंगे। ये हमने सर्वांग सम जानकारी नहीं थी, इसलिए जानकारी दी है। ठीक है ना? यहां तक हम समझा चुके हैं। अब ये भी बता चुके कि उन आकृतियों का इसमें संबंध बताया गया जो सर्वांग सम है। एक संबंध सिद्ध कीजिए और एक तुल्यता संबंध है। आपको इस संबंध में हमने आपको 4 संबंध बताए थे, वो कहा था इनमें से 3 संबंध, चारों संबंध मोस्ट है। रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध बहुत कम पूछा जाता, जिसे तुच्छ संबंध भी कहा जाता है। तो सबसे मोस्ट आपकी पूरी पाठ में चलना है स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और चौथा संबंध है तुल्यता। पूरी पाठ में यही चलना है। आपने जो बेसिक में स्टार्टिंग में पढ़ा है, यदि आप वह आपको जानकारी है तो आपको किसी सवाल में परेशानी नहीं आएगी। ये सवाल आपका मोस्ट है, इसलिए आपसे बनना चाहिए। वेरी मोस्ट नहीं कह सकते, लेकिन पेपर में कई बार आ चुका है, इसलिए मोस्ट। तो देखो हल। तो सबसे पहले तो अपन लिख लेंगे जो समुच्चय दिया गया है, संबंध दिया गया है, दिया क्या है? आर T1 का T2 से संबंध है। इस प्रकार है कि T1 T2 के क्या है? सर्वांग सम। इस प्रकार इसमें संबंध है। अभी लिखना नहीं है आपको, मात्र देखना है। जब लिखना होगा तो वैसे ही बताएंगे कब आप लिख सकते हैं। तो हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तो अर्थात ये है कि हमें चारों संबंध निकालना है, क्योंकि जब भी तुल्यता संबंध की बात आती है तो उसमें चारों संबंध निकाले जाते हैं। कौन कौन संबंध निकालेंगे? जितने 4 हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखें? स्वतुल्य।
स्वतुल्य संबंध में बेटा क्या होता है, खुद का खुद से होता है। तो जो जब भी स्वतुल्य संबंध निकालना है आपको तो पहले का पहले से करना है, मतलब T1 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, T1 से। तो यहां पर लिखोगे T1 T2 के सर्वांग सम है, गलत होगा, खुद का खुद से देखती है। तो T1 का के सर्वांग सम। सर्वांग सम का तात्पर्य होता है टू कॉपी, मतलब जीरो जीरो कैसे हैं, समान। अतः T1 बिलोंग्स टू, ठीक है ना। और जब ये जी और जी बराबर हैं इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि स्वतुल्य खुद का खुद से संबंध होता है, चूंकि ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि कैसी आकृति है, सर्वांग सम आकृति है। सर्वांग सम आकृतियां तो कैसी होंगी, समान होंगी। सभी सर्वांग सम आकृति स्वतुल्य होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो खुद की फोटो कॉपी होती है। कैसी होती है, खुद की फोटो कॉपी। मतलब एक तुम्हारा नाम क्या है, सपना है, हम सपना की टू कॉपी कर दें तो एक दूसरे से संबंधित होगी। तो इस कारण से कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अगर इस सवाल को आप अच्छे से देखोगे तो इसी सवाल जैसी पूरी प्रश्नावली पूरी उदाहरण है। तो कैसा संबंध है, आर एक स्वतुल्य संबंध। ये तो हो गया अपना स्वतुल्य संबंध। अब अपन कौन सा संबंध देखेंगे, सममित संबंध। सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध उसी का उसी से निकालना है, लेकिन संबंध सममित संबंध स्टार्ट करना है माना से। माना से लिखना उसकी परिभाषा। तो हमने इसमें क्या लिखा था, परिभाषा में संबंध में माना हमने लिखवाया था एक का संबंध दो से है, दो का संबंध एक से। चूंकि इसमें एक और दो तो है नहीं, इसमें क्या है T1 T2। तो माना T1 का संबंध T2 से है, तथा नहीं तो T1 T2 का संबंध T1 से। T2 कोमा T1। ठीक है, कोई समस्या नहीं सर। जब इतना अपन ने कर लिया, T1 T2 सर्वांग सम आकृति है। T1 और T2 कैसी आकृति है, तो T2 और T1 भी सर्वांग सम होंगी। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, एक T1 नाम दिया, एक T2 नाम दिया। यदि यह त्रिभुज इसके बराबर है तो ये त्रिभुज इसके भी बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, कोमल बात है कि कोमल बात है कि हम तुम्हारे बराबर हो तुम हमारे बराबर होगे, होगे कि नहीं होगी। जैसे रचना के नंबर 60 आए हैं और रचना के अंक तुम्हारी बराबर आए तो तुम्हारे अंक रचना के बराबर होंगे। तो T1 T2 सर्वांग सम आकृति, इसलिए तो अभी नहीं, T2 T1 सर्वांग, क्योंकि T1 T2 सर्वांग सम है तो T2 T1 सर्वांग सम होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, इतना तो बनेगा। और जब ये दोनों बराबर है तो एक कंडीशन लागू होती है, क्योंकि इसके बराबर ये और इसके बराबर तो इसके बराबर ये भी, अतः इसलिए T1
कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। अतः R एक, क्योंकि T1 के बराबर T2 है और T2 के बराबर, तो फिर T1 और T2 भी बराबर होंगे, मतलब इसके बराबर ये और इसके बराबर, तो ए और ए भी कैसे होंगे बराबर। कोई समझ, कोई परेशानी तो नहीं में? T1 T2 बराबर T2 T1 है, तो T1 और T2 कैसे होंगे सर्वांग सममित। अतः R एक सममित संबंध, इतना तो बन जाएगा, इसमें कोई परेशानी किसी को? बन जाएगा जनाब। अब अगला संबंध कौन सा है? संक्रामक। संक्रामक संबंध। अपन संक्रामक संबंध देखते हैं, ठीक है। संक्रामक संबंध। बेटा पूरी प्रश्नावली में इसी प्रकार सवाल लगना कि आपसे ये सवाल बन गया तो सभी सवाल बन जाते हैं पूरी प्रश्नावली में। संक्रामक संबंध है, स्वतंत्र स्टार्ट करना उसी का उसी से, संक्रामक तो सम्मित स्टार्ट करने इसकी डेफिनेशन से। तो अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे? माना T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू, तो T3 कॉमा T1 बिलोंग्स टू, मतलब T1 T2 से संबंधित है, T2 T3, जैसे हमने कहा था एक दो से संबंधित है, दो तीन से, तो तीन किससे संबंधित होगा? हमने बताया था ना कि एक किससे संबंधित है? दो से, तो दो का संबंध किससे है? तो तीन का संबंध किससे होना चाहिए? किसी प्रकार तो इसमें किया है कि T1 किससे का संबंध किससे है? T2 का संबंध किससे है? तो T3 का संबंध किससे होना चाहिए? तो वह संक्रामक संबंध होगा। तो इसी प्रकार अपन चलेंगे। तो देखो अपन यहाँ पर लिख लिया, फिर अपन क्या लिखेंगे? T1 T2 सर्वांग सम है। कैसे है? T1 T2 कैसी है? T2 T3 सर्वांग सम है। इसलिए क्योंकि ये सभी बराबर है, सर्वांग सम का तात्पर्य वो जितनी आपके सभी बराबर है, इसलिए T3 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। अतः R एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध। और जब चूंकि अपन सिद्ध कर चुके हैं कि संबंध देखो स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है, तो संक्रामक संबंध। जब कोई तीनों संबंध होता है तो वह तुल्यता संबंध होगा। तो चूंकि R स्वतुल्य सम्मित व
संक्रामक संबंध है। इसलिए आर तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? क्योंकि जब तीनों संबंध लागू होते तो कौन सा संबंध होता है? हम आपको 2 दिन से यही सब पढ़ा रहे थे तो आपको लग रहा था कि सर प्रश्नावली पर नहीं आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं लग रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे थे? क्योंकि यहाँ पर इसकी जरूरत थी। तो बन जाएगा। एक बार और पुनः देख लो, फिर इसके बाद लिख लेना। आपको यही पैटर्न पूरे सवालों में लगना है, यही पैटर्न लगना है। एक भी सवाल इस पैटर्न से बाहर नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा इसमें परेशानी भी आएगी तो अगला सवाल इसी पैटर्न पर है और अगला सवाल भी इसी पैटर्न पर है। और जब एक ही पैटर्न के सवाल होते हैं, अंतर इतना है कि इसमें भाषा ज्यादा है और सवाल कम। और ऐसे सवाल जो होते हैं वो पूरे टीचर को ही लगानी पड़ जाती है। इसके अलावा जो अगली प्रश्नावली आएगी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें क्या है? उसमें एक सवाल है वो भाषा ना के बराबर है। तो एक बता दो तो पूरे के पूरे 12-15 सवाल एक जैसे, मतलब एक सवाल तो प्रश्नावली खत्म। तो देखो, सबसे पहले जब भी स्वतुल्य संबंध निकालो तो खुद का, तो T1 T2 के सर्वांग सम। जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो आरेख संबंध है स्वतुल्य। जब अपन सम्मित निकालेंगे तो माना से स्टार्ट करेंगे और जब ये दोनों सर्वांग सम है तो ये दोनों सर्वांग सम होंगे, इसलिए आरेख सम्मित। इसी प्रकार जब संक्रमक निकालेंगे तो वो भी माना से स्टार्ट करेंगे और माना से निकालेंगे तो T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है, इसलिए दोनों भी सर्वांग सम। क्योंकि जब T1 और T2 बराबर है तो T2 T3 भी बराबर होंगे और जब T3 दोनों बराबर है तो ये भी क्या होंगे? तो कौन सा संबंध हो जाएगा? और जब ये सर्वांग सम संबंध है, समृद्ध संबंध है, स्वतुल्य संबंध है तो यह एक तुल्यता संबंध भी होगा। बन जाएगा। चलो लिखो जल्दी से। देखो, सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आपको क्वेश्चन पता पड़ गया कि क्या क्वेश्चन कह रहा है तो आप सवाल लगा लोगे, लेकिन तभी लगा पाओगे जब आपसे बनता है, विधि पता है। क्योंकि अब क्वेश्चन तो पता है लेकिन विधि का पता ही नहीं है तो कैसे बनेगा। लेकिन ये मानते हैं कि क्वेश्चन भी सवाल में समझना बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। जैसे हमने पिछले सवाल में क्या देखा था कि त्रिभुज एक तल में बहुत अनंत त्रिभुजों का समुच्चय था। लेकिन इसमें क्या है, एक समतल में अनंत रेखा स्थित है। इस समतल है, इसमें बहुत सारी रेखा स्थित है, कुछ ऐसी गई, कुछ ऐसी गई, कुछ ऐसी गई, कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी है, ऐसी है। अनंत रेखाओं का समुच्चय है। पिछले में क्या समुच्चय था? त्रिभुज। इसमें किसका समुच्चय लिया है? पिछले का जो संबंध था वो किसका संबंध था? सर्वांग सम त्रिभुज का। बहुत सारे त्रिभुज थे लेकिन हमने संबंध किसका निकाला था? सर्वांग सम। लेकिन हम इसमें किसका संबंध निकाल रहे हैं? लंब का, जिसमें एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब। हमें इतनी सारी रेखा ली, हम इसका संबंध निकालेंगे? नहीं निकालेंगे क्योंकि सिंगल है। इन दोनों का संबंध निकालेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि समांतर है। हम संबंध की बात किसकी करेंगे? यहाँ पर हमें उन्हीं रेखाओं की बात करनी कि जो क्या हो? लंब हो। और साथ ही साथ दिखाना है कि यदि वो लंब है तो R L1 L2 पर इस प्रकार परिभाषित है कि L L1 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध सिद्ध कीजिए कि R सम्मित है किंतु न स्वतुल्य और न ही संक्रामक। यह सिद्ध करना कि वो सम्मित तो है, न स्वतुल्य और न ही संक्रामक। तो इस प्रकार का हमें संबंध रेखाओं के लिए सिद्ध करना है। रेखाओं के लिए क्या करना है? सिद्ध। तो देखो बेटा, स्वतुल्य में हम क्या देखते हैं बताओ? स्वयं का स्वयं से संबंध। तो जैसे हमने ये रेखा बनाई, पहले नंबर इसको लिख लें। इसमें क्या करना है? R L1 L2 इस प्रकार L1 L2 पर लंब। अब यहां से आपका प्रश्न आना स्टार्ट होता है। तो यहां पर अपन डालेंगे सबसे पहले
जैसे अपन ने पिछला सवाल लगाया था स्वातुल्य, यही स्टार्ट किया था यस सर। स्वातुल्य संबंध। हम जितनी आपको सवाल समझाएंगे एक ही पैटर्न के बताएंगे। यदि आपसे एक सवाल बनने लगा तो उसी का जैसा दूसरा लगाओगे तो वो बनने लगेगा। यस सर। स्वातुल्य संबंध है तो हमने क्या कहा था, स्वातुल्य में खुद का खुद से करते। तो बेटा कभी भी कोई भी रेखा खुद पर खुद, क्योंकि स्वातुल्य में हम खुद का खुद से संबंध दिखाते हैं। जैसे एक रेखा ये है यस सर। तो दूसरी रेखा इसके ऊपर जाएगी, इसकी ऐसे नहीं जा सकती कभी भी, कभी भी कोई, क्योंकि खुद का खुद से सबके ऊपर है। एक रेखा तो वह दूसरी रेखा उसके ऊपर जा सकती है, उस पर लंब है, नहीं हो सकती। इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि लंब नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमें लंब चाहिए। यस सर। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं। नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, L1 L1 पर, क्योंकि हमने पहले बताया कि पहले का पहले से लेना है। यस सर। L1 L1 पर लंब नहीं है, क्योंकि वही रेखा उस पर उसके ऊपर लंब खड़ी हो सकती है। जैसे कि रेखा परी है तो क्या यही रेखा ऊपर चढ़ सकती है? नहीं। दूसरी रेखा वही रेखा होगी तो उस पर ऊपर खींची जा सकती है, लेकिन उस पर लंब नहीं। तो L1 L1 पर लंब नहीं है। तो जब L1 L1 पर लंब नहीं है तो L1 का संबंध L1 बिलोंग्स आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यस सर। इसका तात्पर्य है क्योंकि बिलोंग्स के लिए चिन्ह लगता है, क्रॉस लगा दिए तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, और जब ये इसको बिलोंग नहीं करता क्योंकि लंब, इसमें क्या चाहिए, लंब, लेकिन ये लंबे नहीं है। और जब ये लंब नहीं है तो क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, अतः स्वतंत्र आर स्वतुल्य संबंधित नहीं। तो एक तो सिद्ध हो गया क्योंकि हमें स्वतुल्य ना हो, संक्रामक ना हो, सममित हो। यस सर। अब हमें कौन सा संबंध चाहिए, सममित। अब हमने सममित के लिए क्या बताया था, सममित में जैसा हमने पिछली बार किया था उसी प्रकार इसमें करना है। हमने सममित कहां से स्टार्ट किया था, माना से। तो माना से स्टार्ट कर दो। माना, उसमें T1 लिया था, इसमें क्या लेंगे, L1 माना L1 L2 बिलोंग्स टू, R तो L2 L1, ठीक है। अब इसका हम चित्र बना लें, हो सके तो प्रतीक में चित्र बनाओ, चित्र बनाने से ज्यादा सरलता होती है। तो हमने एक रेखा ये ली, ये क्या ले ली, L1, ये रेखा हमने ली L2। देखो L1 पर एक L2 यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा, यस सर। तो लंब है। वही हम बात करें कि L2 ले तो यहाँ पर भी 90 का कोण बना रही है, क्योंकि L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर। लंब है। देखो इस पर 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना, यस सर। तो इस पर क्या हो गई, लंब। अब इस रेखा को ले तो ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसके लिए हम घुमा दे तो बना रहे कि नहीं बना रहे, यहाँ पर भी 90 का कोण बन रहा, तो ये भी, तो माना L1 L2 पर लंब है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे L1 L2 पर लंब है, और जब L2, तो L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर भी लंब है, तो L2 पर लंब, ये रेखा को छोटा कर दो, और जब इस प्रकार की कंडीशन लग रही है तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, L1 L2, तो क्या इतना भी सिद्ध कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक नजर किताब पर डाल दो, हाँ यही यही तक कर दो।
L2 L1 करना। अतः R सममित संबंध, इतना लिख लो तब तक पंखा चालू कर ले, गर्मी लगने लगी। तो इतना तो हो गया। जब हम सौतुल्य लगाएंगे तो खुद का खुद से लेंगे, सम्मित और संक्रामक लगाएंगे तो मानस से स्टार्ट करें। ठीक है ना? इतने में कोई परेशानी? माना L1 L2 belongs to R तथा L2 L3 belongs to R। अब सिद्ध क्या करना है? L3 L1 belongs to, ये दो माने हैं। अब हमें निकाला A और A क्या होंगे? बराबर। इस सिद्ध दो तो अपन ने मान लिया, अपन को सिद्ध करना है कि तीसरे की क्या होगी? L3 बराबर L1, ये क्या होंगे? मान सिद्ध करना है अपन को। तो देखो बेटा, चित्र देख लो, चित्र क्या बनेगा? एक हमने रेखा ये ली, हमने एक रेखा क्या ली? इस प्रकार ए ली L1, एक रेखा ली आपको L, क्योंकि लंब है तो हमने तिरछी ली, यानी ऊपर डाली। अब L2 पर कौन सी लंब है? तो हमने L3 लंब डाल दी यहाँ पर, क्योंकि L2 पर L3 लंब है। तो देखो L1 पर L2 लंब है, L2 L3 लंब है, किंतु L3 L1 पर लंब है क्या? कैसी है? तो लंब नहीं है तो कैसी है? समांतर है। और जब इस L3 L1 बराबर नहीं तो संक्रामक संबंध नहीं, क्योंकि L1 L2 पर तो लंब है और L2 L3 पर लंब है, लेकिन L3 L1 पर लंब नहीं है। तो जब लंब नहीं है तो क्या नहीं होगी? तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। समांतर उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें लंब चाहिए थी। देखो आप L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है। लंब का तात्पर्य जानते हो क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाना। 90 डिग्री का कोण बनाना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा और इसका यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा, लेकिन इसका और इसका 90 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि संबंधी नहीं है। लो कहीं से जा रही है, L2 1 कहीं है, तो L1 और L3 लंब नहीं, समांतर है। तो यही सिद्ध करना है। तो चित्र के माध्यम से तो कर दिया, लेकिन अब किसके माध्यम से करना है? भाषा के माध्यम से करना। तो क्या करेंगे? थोड़ा पीछे कर ले तो पर्याप्त जगह निकालेगी लिखने की। तो इतना हुआ बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे L1 L2 एक रेखा का छोटा कर दो इतना, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे L1 L2 पर लंब है। ये तो आपने देख लिया चित्र में, देखा कि नहीं देखा? L2 L3 पर किंतु L3 L1 पर लंब नहीं है, समांतर है। कैसी रेखा है? समांतर, समांतर रेखा, लंब नहीं समांतर रेखा है। अतः इसलिए L3 L1
डज नॉट बिलोंग्स टू और अतः आर संक्रामक संबंध है। नहीं है। और यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? सम्मित है। देखो सम्मित ऐसा है, है। ना स्वतुल्य है और ना ही, तो संक्रामक ना देखो ना स्वतुल्य है और ना ही, संक्रामक है। यही क्या करना था? सेल लिख लो आराम से। नहीं, देखो क्वेश्चन है चौथा, उदाहरण 4, ऐसा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, जैसे कि अभी अपन ने इसी प्रकार के एग्जाम्पल स्टार्टिंग से पढ़े। ऐसा अंतर इतना है कि सिद्ध करने के लिए है और वो क्या दिया था? ऑब्जेक्टिव। और मतलब इस पार्ट से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलेंगे और बड़े क्वेश्चन भी निकलेंगे, क्योंकि उदाहरण 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है ऐसा और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं, इसमें सिद्ध करना है। ऐसा इसमें रोस्टर रूप दिया आर का। आर में 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध है 3 से, 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध है 3 से, द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है। इसमें जो संबंध है वो स्वतुल्य, वो तो स्पष्ट दिख रहा है ऑब्जेक्ट में हो। ऐसा सर तो अब बता दोगे कि 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से है। चूंकि इसमें 3 ही अवयव है, ऐसा तीनों का संबंध है तो स्वतुल्य तो है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट में नहीं देना है, सिद्ध करना है। किंतु संक्रामक और सम्मित नहीं है। संक्रामक क्यों नहीं? क्योंकि 1 का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए, होना चाहिए सर। लेकिन इसमें नहीं है। तो सम्मित नहीं है। ऐसा अब 2 का संबंध 3 से, तो 3 का 1 से होना चाहिए। लेकिन 3 का 1 से, नहीं है। तो संक्रामक भी नहीं है। ऑब्जेक्ट में तो अपन कह सकते हैं कि नहीं सर मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट में तो अपन बता सकते हैं, लेकिन इसे सिद्ध करके देना है। तो सिद्ध करने के लिए अपन देखें, सबसे पहले देखते हैं स्वातुल्य। अपन ने छोड़ दिया था, स्टार्ट कहां से करना था? समुच्चय। समुच्चय क्या दिया है? 2। 3 फिर अपन को क्या लिखना चाहिए था? आर का रोस्टर रूप है। 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध है 2 से, 3 का संबंध है 3 से, 1 का संबंध है 2 से, 2 का संबंध है। फिर क्या लिखना था? सिद्ध करना। सिद्ध करना है, ये शब्द अपन स्टार्टिंग के छोड़ दिए। सिद्ध करना में क्या सिद्ध करना है? स्वातुल्य संबंध है, किंतु सम्मित व संक्रामक, साथ में न लिखो बेटा, संबंध नहीं। इसी आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होनी थी स्टार्टिंग से। अपन ऊपर सब कुछ क्या कर दिया था? छोड़ दिया था और डायरेक्ट कहां पर आ गए थे? नीचे। तो देखो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे स्वातुल्य संबंध। अब वही प्रक्रिया चलेगी। स्वातुल्य में क्या कहेंगे? चूंकि 1 का संबंध 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर,
3,3 बिलोंग्स टू, आर इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध संबंध है। है। इतना हो जाएगा। यस सर। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो अगला सवाल है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या देखेंगे? एक का संबंध एक से एक का सम्मित संबंध में क्या देखते हैं? एक का संबंध दो से क्योंकि एक का संबंध दो से 2 से 1,2 बिलोंग्स टू आर, किंतु दो 2 का संबंध क्या एक से है, किंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू, अतः या इसलिए आर सम्मित संबंध बन जाएगा। और लास्ट का बचा है अंतिम। कौन सा बचा है? संक्रामक संबंध। और संक्रामक संबंध खत्म। कुछ आज का टाइम भी कौन संबंध है? संक्रामक संबंध। संक्रामक। वैसे तो अपन ओरल बता सकते थे कि ऐसा है, लेकिन सिद्ध करने जैसे रहता है। संक्रामक संबंध में क्या लिखेंगे? चूंकि एक का संबंध एक ही वाला है ना, एक का संबंध 1,2 बिलोंग टू, तथा 2,3 बिलोंग टू, देखो 1,2 2, किंतु 3,1 डज नॉट बिलोंग टू, इसलिए क्योंकि 3,1 है क्या कहीं पर, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं सिद्ध हो गया। बन जाएगा। एक बार और देखो, लास्ट खत्म करें। सबसे पहले दिया है समुच्चय लिखना, आर बराबर जो दिया है रोस्टर रूप लिखना, सिद्ध करना जो सिद्ध करना है। फिर स्वतुल्य में खुद का खुद से संबंध देखते हैं, जितने अवयव हैं उसका उसी से संबंध, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से संबंध है, अतः स्वतुल्य संबंध है। सम्मित में 1 का 2 से तो 2 का 1 से, तो ऐसा नहीं तो संबंध। तो संक्रामक में 1 का 2 से है तथा 2 का 3 से, और अगर 2 का 3 से तो 3 का किससे होना चाहिए, 1 से, तो ऐसा नहीं है। देखो कहीं 3 का 1 से, तो ये भी नहीं। बस इसके बाद खत्म करते हैं।